स्वागत है दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर 3 में। आज हम लोग टेस्ट पेपर 3 को देखेंगे। इससे पहले 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन उसमें करवाया गया है, ठीक है, उन सभी को आप अगर देखते हैं तो आगे के जितने भी और भी टेस्ट आएंगे उसमें आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो ये जो इस तरीके का सवाल पहले सेट में भी था, दूसरे में भी है और ये तीसरे में भी है। तो आज हम अच्छे से इस तरीके के सवाल को हम लोग देखेंगे और क्लियर करेंगे। तो देखिए, कभी उत्तल लेंस, कभी उत्तल दर्पण, कभी अवतल लेंस, कभी अवतल दर्पण, हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है ना। तो जब भी सवाल आपका पूछे उत्तल और अवतल में, ठीक है, अब उत्तल लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, ठीक है ना, तो लेंस रहे या फिर उत्तल क्या रहे, दर्पण दिया रहे, दोनों स्थिति में, ठीक है ना, उत्तल लेंस रहे या फिर उत्तल दर्पण रहे, तो हर स्थिति में इसमें इसका जो फोकस दूरी हो, इसका जो फोकस होगा वो धनात्मक होगा और इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक, चाहे वो लेंस में हो या फिर दर्पण में हो। और जबकि उत्तल का, है ना, लेंस में हो या फिर दर्पण में हो, दोनों में कैसा होगा, तो आपको धनात्मक मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर होगा सी, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसमें स्वागत है दोस्तों सेट 3 में। आज हम लोग सेट 3 को हल करने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा है वो जाकर सेट 1 और सेट 2 को देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आने वाले और जितने भी सेट में जो आपको प्रश्न मिलेगा वो बहुत सारा प्रश्न का जो हल है, ठीक है, उसको 1 और 2 में करवा दिया गया है, जिससे कि आपको आगे के सेट को देखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा। तो हम लोग आते हैं प्रश्न के ऊपर। किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब बात करेगा अवतल का, ठीक है ना, जब बात करेगा अवतल का तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है निगेटिव। अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, उसमें फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। लेकिन एक कंडीशन वैसा भी होता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का एक कंडीशन वैसा होता है जिसमें निगेटिव भी आता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में प्लस या माइनस दिया रहा है, ठीक है, तो केवल प्लस, अगर प्लस या माइनस में उत्तर दिया रहे तो प्लस मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस एक साथ दिया रहे तो आपका ऑप्शन ए ना होके आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से मतलब किस लेंस को पसंद करेंगे,
ठीक है। तो हम लोग लेंस जो पसंद करेंगे वो कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। कैसा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 1 और 3 दोनों ऑप्शन सेम है, तो आपका आंसर या तो 1 या 3 दोनों होगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः, अभी एक बात देखिए, ठीक है, जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम बताए थे दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में। और आपको सेट 1 और 2 में, दोनों सेट में इस तरीके का क्वेश्चन करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल दे रखा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग दाढ़ी बनाने वाले मिरर जो होता है, फिर डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, जो डेंटिस्ट होता है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहाँ, सर्च लाइट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जबकि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो केवल गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है। तो एक बात समझिए, ये है मिरर, ये एक कोई व्यक्ति है, यहाँ से इसकी दूरी 4 मीटर है, तो उसका प्रतिबिंब भी 4 मीटर के दूरी पे बनेगा। जब इधर वो जितना रफ्तार से इधर आएगा उसका इमेज भी उतना ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो 4 मीटर से इधर बढ़ रहा है, तो इमेज भी इसका 4 मीटर से बढ़ेगा। तो टोटल कितना के स्पीड से वो आता हुआ दिखाई देगा, 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप जब किसी इमेज के सामने आप जब किसी मिरर के सामने खड़ा होते हैं, तो जो आपका इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, तब जब आप आईने की ओर बढ़ते हैं तो आपको आपका जो प्रतिबिंब है वो आपकी ओर दुगने स्पीड से, दुगने चाल से आता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप जितना दूरी को इधर से तय कर रहे होते हैं, आपका जो प्रतिबिंब है वो भी उसी दिशा में दूरी जब तय करता है तो दोनों का दूरी जुट जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष। तो क्या हो गया, फोकस दूरी बढ़ गया। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ठीक है। अब दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है, और निकट में दूर का। अब इसको दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जब आपको निकट का कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा होता है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ठीक है। ये देखिए, दूर तो छोटा, निकट 3 अंक से बना हुआ है ना, ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, है ना। तो छोटा के साथ ये छोटा चला जाएगा और ये बड़ा के साथ ये बड़ा चला जाएगा। ऐसे करके आप याद रख, ठीक है, आप ऐसे करके भी इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, ठीक है। अब आप इस तरह के सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि नामकरण किसने किया था, यानी कि वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान, ठीक है, यानी आवेश का जो नामकरण था वो किसने किया था, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले
चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया जाता है तो इस आवेश में पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6.25 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर, है ना, 1 कूलम बराबर क्या कह रहा है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश, ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो 220 वोल्ट पर कितना है, 100 वाट, तो 110 वोल्ट पर भी कितना होगा, 100 वाट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें इस तरीके का सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जनित्र मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर काम करता है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लघु पतन के समय, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के समय तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है ना, जब शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO प्लस C, है ना, अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि Pb अलग हो गया है और C और वो, ठीक है, ये Pb प्लस CO बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि क्या हो रहा है, PbO ऑक्सीकृत है, C ऑक्सीकारक है, C एक अपकारक है, तो C क्या है, एक अपकारक होगा। C क्या होगा, एक अपकारक होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक धातुओं में कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस कौन देगा, तो हाइड्रोजन गैस आपको देगा एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन गैस कौन सा देगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, ठीक है, डालेंगे तो वहां से फिर हमको क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि विलयन का पीएच मान 13 है, ठीक है, यदि कोई विलयन है जिसका पीएच मान 13 है तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए हम पहले बताए थे कि पीएच का जो मान होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है। 1 से 7 तक अम्लीय होता है, ठीक है, 1 से 6 दशमलव समथिंग तक, है ना, 7 जो होता है वो बीच का न्यूट्रल होता है, और फिर यहाँ से शुरू होकर, ठीक है ना, 7 आप 1 कह सकते हैं, यहाँ से शुरू होकर 14 तक ये क्या होता है, ये भस्म होता है, ये अम्ल, ये एसिड, और इधर वाला बेस होता है। ठीक है, 1 से 7 के पहले 1 से 7 तक अम्ल होता है और 7 से लेके 14 तक भस्म होता है। बीच का जो 7 है, अगर पूरी तरह कोई 7 पे है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सवाल देखिए क्या दे रहा है, 13 कह रहा है, तो क्या होगा, भस्म होगा। कैसा, हल्का या फिर काफी ज्यादा, तो इसका आंसर होगा प्रबल भस्मिक, है ना, ये काफी प्रबल होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम, ये 7 है और ये 14 है,
और ये 1 है। जैसे-जैसे हम इधर बढ़ेंगे उतना प्रबल ये अम्लीय होते जाएगा और जैसे-जैसे इधर बढ़ेंगे उतना प्रबल ये भस्म होते जाएगा, उतना प्रबल ये बेस होते जाएगा, ठीक है? और ये उतना, ठीक है, प्रबल क्या होते जाएगा, एसिडिक होते चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का क्या होता है? P4 होता है, ठीक है? उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है, ठीक है? उस पे 4 प्लस होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीतल, पीतल किसका बना होता है? तो तांबा और जस्ता, ठीक है? Cu प्लस Sn, ठीक है, इन दोनों से मिलके बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो धातुओं यानी कि मेटल, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल क्या करता है, ठीक है ना, उस पे पॉजिटिव आयंस होता है। और कोई भी आपका जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो आपका नॉन मेटल है उस पे निगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो इसका जवाब मिल गया। क्या हो गया? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? ठीक है, तो किसी भी देखिए चुंबकीय अशुद्धि है तो क्या करेंगे, उसको चुंबकीय विधि के द्वारा उसको दूर कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए लोहे का बुरादा है, ठीक है, उसमें कुछ धूल कण मिला हुआ है, तो उसको दूर कैसे करेंगे? तो चुंबक को ले आएंगे सारा, ठीक है, जो लौह तत्व है उसको क्या कर लेगा, इसमें अपने में चिपका लेगा और हम वहां से फिर बाकी धूल और धूल कण क्या हो जाएगा, वो उसमें से अलग छट जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है, तो कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें कार्बन का रहना बहुत जरूरी है, तभी तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। अगर कार्बन ही नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक हम कैसे कहेंगे? अगला, अक्रिय तत्व, तो कल ही हम आपको हैलोजन ग्रुप्स बताए थे, ठीक है। लगातार 2 दिन हम उस ग्रुप का चर्चा पिछले दोनों वीडियो में किए हैं, तो इसमें आपको सीधे आंसर बता के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो एल्कीन का क्या होता है सूत्र? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये किसका सूत्र है? ये आपका एल्कीन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक में बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक मतलब होता है अपमार्जक मतलब हो गया साबुन, ये सर्फ, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक पोटास का। किसका? कास्टिक पोटास का। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के साथ 7A के तत्व, ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर जो तत्व देखे थे हीलियम, वो 8वें में था, ठीक है, और उसके पहले एक 7वां, ठीक है, यानी कि 7Ka में। तो ये कौन सा होता है? हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होता है आपका? हैलोजन ग्रुप्स। हम हैलोजन ग्रुप्स कल ही बताए थे कि फ्लोरीन, हैलोजन ग्रुप्स में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है, ये हम लोग हैलोजन ग्रुप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हैलोजन ग्रुप जो होता है, ठीक है, उस पे जो चार्ज होता है कितना? -1। जितना भी हैलोजन ग्रुप में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो -1 होता है, ठीक है। और ये काफी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये आसानी से क्या करता है कि किसी भी ये बॉन्ड आसानी से बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में -1 होता है। -1 और +1 काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों में के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग पहले सभी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है। जाना कहाँ से है? बाएं से दाएं में, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में क्या होता है? पॉजिटिव, इधर निगेटिव। क्या कह रहा है? धात्विक प्रकृति घटती है, ठीक है, इधर धातु होता है ना, इधर क्या होता है? धातु होता है और इधर अधातु होता है।
तो आपका पहला कथन तो सही होता है। दूसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। नहीं, तो जब हम आखिर में आते हैं तो फिर ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता है। क्यों? ये त्याग कब तक करता है, तो जब तक +1 +2 +3, ठीक है, 4 दोनों में कॉमन होता है, फिर -3 माइनस माइनस -3 -2 और -1। ये जो -3 -2 -1 वाला होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ना कि त्याग करेगा। ठीक है, तो इसमें से आपका गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये विटामिन नहीं बनता है, वसा नहीं बनता, प्रोटीन नहीं। ठीक है, ये कार्बोज, ये क्या दे रखा है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो वो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन, एक मिनट, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहीं पे क्या होता है, ये पार्ट और ये पार्ट, इसी को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, और जब निषेचन का क्रिया हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग गर्भाशय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि अंडाणु निषेचित, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29। श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इनमें से किसमें श्वसन की क्रिया होती है, तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, है ना, तो किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुशन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। ठीक है, तो कितना, 120/80। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 बटा कितना होता है, 80। 120/80 का मतलब क्या होता है, कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो 120 के स्पीड से जाता है। ठीक है, और जब लौटता है तो उसका स्पीड 80 होता है। ठीक है, ये इसी चीज को दिखलाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पत्तियों का मुरझाना किसके कारण, तो एब्सिसिक एसिड के कारण। पत्तियों का मुरझाना किसके कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेच, अब देखिए फल बेचने वाला, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेगा, तो इथिलीन, और एक होता है एसिटिलीन, एक होता है, एक होता है एसी, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा, अब देखिए इसमें फल बेचने द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इथाइलिन का। इस, देखिए इथाइलिन से होता क्या है, तो कच्चे फल को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एथिलीन का। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और जो एसिटिलीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जब प्राकृतिक रूप से जब फल पकता है तो उसमें एसिटिलीन होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कौन सा, एथिलीन। क्यों, फल पकाने के लिए। एथिलीन एक इथाइलिन एक गैस है। ठीक है ना। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ एवं
पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो ये है समजात, ठीक है ना? ये क्या है? समजात। समजात और समरूप, समरूप देखने में एक जैसा होता है लेकिन कार्य अलग-अलग होता है। लेकिन जो समजात होता है दोनों का कार्य लगभग गुण सेम होता है परंतु दिखने में अलग होता है, ठीक है? वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनका बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? सेम अभी बताएं। समजात अंग, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, ठीक है? कृत्रिम परितंत्र यानी कि वैसा परितंत्र जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, तो बगीचा और खेत, ठीक है ना? कौन सा है? बगीचा और खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलती है ना? वो कैसा? वो प्राकृतिक है, ठीक है ना? वो नेचुरल है। तो वनों के संचरण, तो यहाँ पे वन बोल रहा है, ठीक है? तो जंगल अगर कहता तो पेड़ की अंधाधुंध कटाई हो सकता था, लेकिन केवल वन बोल रहा है तो आपका अतिचारण होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है? तो जो कल ही इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो हम उपभोक्ता जब हम पढ़ा रहे थे प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है? तो उसमें हम पढ़ाए थे कि ये क्या होता है, एक अपघटक होता है, ठीक है ना? अपघटक के बारे में कल के सेट में बता चुके हैं, ठीक है? और आज फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है ना? तो जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? लगातार तीनों सेट में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है? तो आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से आपका मापा जाता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है? यानी कि करंट देने पर जब हम उसको करंट सप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो वो है आपका विद्युत मोटर। कौन? विद्युत मोटर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? आपका दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है? और ये होता है आपका लेंस सूत्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अभी हम बताए थे कि निकट के लिए अवतल, निकट के लिए किसको? अवतल को, और दूर दृष्टि दोष के लिए किसको? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है? देख रहे हैं? एक क्वेश्चन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब उसी के जैसा मिलता-जुलता क्वेश्चन आपको भी आगे भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है? अब तक अगर आप लोग अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल द्वारा किसका किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। किसके? मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था, ठीक है? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है, ठीक है? आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायु मध्य, तो ओजोन परत होता है, ठीक है? वो वायुमंडल के ऊपरी, निचले और मध्य, ठीक है? देखिए ऐसे ओजोन परत कहाँ पाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है? ये होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना? ये क्या होता है? सबसे नीचे होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना? यहीं पे पाया जाता है आपका ओजोन। यहीं पे क्या पाया जाता है? ओजोन। यहाँ पे मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है? तो ऊपर तो होगा नहीं, है ना? वायुमंडल के सबसे ऊपर का सतह ये हो जाएगा आपका, ठीक है? वायुमंडल के सबसे निचली सतह, सबसे निचली सतह तो नहीं होना चाहिए, निचली सतह होना चाहिए, ठीक है ना?
लेकिन सबसे निचली सतह। ठीक, इसका आंसर अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, क्योंकि निचले में क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, हालांकि ये भी कहना गलत है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो इसमें ढंग का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। सबसे निचली में ट्रोपोस्फेयर होता है, सबसे ऊपर में क्या होता है? आयन मंडल होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर मध्य मंडल दिया है। ये क्या होता है? मध्य मंडल और, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर और ठीक है, ट्रोपो और मेसो, ये ट्रोपोस्फेयर और मध्य मंडल के बीच का ये होता है क्या? ओजोन परत। ठीक है ना, तो ऑप्शन ही इसका गड़बड़ है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के कितने नियम हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नियम है। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। दोनों नियम आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा। दोनों में या तो अपवर्तन का पूछ दे या फिर परावर्तन का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 51, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से गुना, यानी कि 3 जीरो, है ना? तो पावर 5 था तो 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। मीटर सेकंड में है तो 3 के पावर 8, और किलोमीटर में होगा तो 3 के पावर 5। बुद्धि से काम कीजिएगा, एग्जाम में गड़बड़ करके मत आइएगा। ठीक है, 10 के पावर 8 दे रखा है, किलोमीटर पर सेकंड ला के चलाएं। ये सब गलती मत कीजिएगा, माइनर मिस्टेक। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा कैसे बनेगा? अवतल में बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तभी तो दाढ़ी बनाने में आदमी इस्तेमाल कर रहा है उसको। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण, वही हो गया अवतल दर्पण। हमको तो लगता है सेट में कुछ क्वेश्चन मिला ही नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन को डाल दिया है बिहार बोर्ड वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? दर्पण है केवल काल्पनिक और आभासी, है ना? तो आपका या तो समतल या फिर उत्तल, ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समतल और उत्तल। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? डी, समतल और उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर। अब तो भाई आप लोग देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। 56 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का ठीक है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? ठीक है, क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, तो परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, यानी कि देखिए ये कोई है, ठीक है ना, ये दर्पण है, ठीक है, फोकस, ये क्या है? रेडियस, यही होता है ना, जिसको डी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बोलते होता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है इसको। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ठीक है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का है, किसका? प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, सेट नंबर 1 में इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, काफी अच्छे से हम वहां पे उसको डिस्क्राइब किए हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अभी जस्ट ऊपर इस तरीके का सवाल आया था और हम लोग वहां पे आभासी और बराबर। ठीक है, तो आप क्या है कि अच्छे से क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में अगर इस तरीके का आता है तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। आप हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का, अब देखिए सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है भाई? तो उसमें सोच के बताइए, उसमें क्या होगा? अवतल होगा। किसका होगा? अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि लाइट को एक जगह, है ना, जो भी लाइट आ रहा होता है सभी लाइट को क्या करता है? एक जगह फोकस पर केंद्रित करता है। ठीक है ना, तभी तो क्या खाना पकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल लेंस मत बोल दीजिएगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर लेंस में पूछेगा कि कौन सा लेंस फोकस पे, ठीक है ना, प्रकाश को केंद्रित करता है, तो लेंस में हो जाएगा उत्तल और दर्पण में हो जाएगा अवतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अवधारण ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा, है ना, बिंब मतलब वस्तु। यदि किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव है, तो उसका इमेज कैसा होगा? तो रियल होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? रियल होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितने दूर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा बनता है। ठीक है ना, तो वो दर्पण कैसा है? तो वो समतल होगा या उत्तल होगा। ठीक है ना, इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा?
सीधा बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण में उसी आकार का बनेगा और उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति हो जाएगा आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। देखिए एक बात बता दे रहे हैं कि अवतल दर्पण से जितना भी ठीक है, जो इमेज बनता है और उत्तल लेंस में, ठीक है, जो इमेज बनता है उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां से सवाल आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का हो गया ये क्वेश्चन, देखिए वो तो यदि किसी दर्पण में, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 62 वही है, क्वेश्चन नंबर 65 वही है, क्या अलग है? तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। यहाँ पे आवर्धन क्या था? ऋणात्मक था, ठीक है ना। तो जब मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव होता है तो आंसर क्या बताए थे? जब मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव होता है तो बताइए क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, यानी इमेजिनरी और, ठीक है, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब एक तो मैग्नीफाई होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए? वर्चुअल इमेज होना चाहिए। तो ये दोनों चीज किसके अंदर होता है? ये होता है आपका अवतल दर्पण के अंदर, क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब? ठीक है, वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है? मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है, आवर्धित बनता है। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आपके दिमाग में अच्छे से दोनों दर्पण और लेंस में जो कहाँ पे रखने पे ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है उस पर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपका उसमें प्रैक्टिस होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में बना दीजिएगा, वरना काफ़ी सोचना पड़ेगा और कभी कभी आप गलती भी कर सकते हैं। तो अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं की है तो समय है आपके पास, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले तक। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, अब देखिए वक्रता त्रिज्या दे रहा है, यानी रेडियस दे रहा है था ना, फोकस उसका आधा हो जाता है तो कितना होता है? 16 हो जाएगा, है ना। F इज इक्वल टू R/2। तो रेडियस को हम आधा कर दिए तो मेरा फोकस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम से संबंधित है। तो परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, और परावर्तन कोण आपतन नहीं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। जबकि परावर्तन कोण, अब देखिए आपतन कोण, ठीक है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका नियम होता है, ठीक है। हालांकि ये बराबर ये भी होता है, ठीक है ना। तो जो एक नंबर में होगा हम उसको लेंगे, ठीक है। जब कह ही दिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण आपतन के बराबर नहीं होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लेकिन जो पहले दे रखा है, जब पहला मेरा सही है तो हम दूसरे की तरफ क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होगा। और कितना होगा? कैसा होगा? काल्पनिक होगा, ठीक है ना। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, ठीक है। संयुग्मी, ये लगता है केवल आज आपका फिजिक्स का, ठीक है, सारा क्वेश्चन उठा के इस सेट में डाल दिया है, ठीक है। आज फिजिक्स से केवल एक ही चैप्टर से सवाल है, ठीक है। तो संयुग्मी फोकस केवल कब संभव होता है? तो ये होता है आपका समतल दर्पण के ऊपर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच और वक्रता केंद्र पर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के कहाँ होगा? बीच में, ठीक है। एक मिनट। समयुग्मी फोकस केवल संभव कहाँ है? तो ये है अवतल दर्पण पे, ठीक है ना। समयुग्मी केवल कहाँ है? अवतल दर्पण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? तो उत्तल दर्पण में आपका हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। इसका जो इमेज बनता है कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? सोच के बताइए, कई बार बता चुके हैं इस चीज को। तो क्या होगा इसका? ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है।
अब पोल उसको आधा कर देंगे तो वो उसका फोकस हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ से समझिए ये, ठीक है ना। ये क्या है, किसी दर्पण का किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r, तो r क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू समतल दर्पण में r आपका हो जाता है क्या, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, जब भी समतल दर्पण दे तो उसमें r क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है ना, r क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव होता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है कौन सा, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन 1 होता है। कितना होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है। ठीक है ना, जितना बड़े हैं, जितना है इमेज वो उतना ही दिखाता है, ना उससे बड़ा दिखाता है ना उससे छोटा दिखाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उसका क्या कहते हैं, तो उसका आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वो उसका आवर्धन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हेडलाइट में, हेडलाइट का आकार देखिए कुछ इसी तरीके का होता है। यहाँ पे बल्ब होता है, ये टकरा कर क्या होता है, प्रवर्तक होता है। पीछे से ये रंगा होता है, देखिए देखने में कैसा दिख रहा है, ये अवतल दर्पण दिख रहा है, कनकेव मिरर दिख रहा है, सॉरी हाँ कनकेव मिरर दिख रहा है। ठीक है ना, अवतल दर्पण दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव से यानी कि उसके पोल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको वो किस प्रकार के दर्पण, तो वो होता है आपका उत्तल। ठीक है, वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए भी, यू और एफ में संबंध, तो ये आपका हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कि एफ इज इक्वल टू यू भी बटा यू प्लस भी। ठीक है, तो आज का सेट 3 आपका यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, वो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, जिससे क्या होगा कि हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, कि अगर आप लोग के द्वारा कुछ कोई सुझाव दिया जाता है, लाइक किया जाता है, ठीक है ना, और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।